टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ना। पिछली थ्योरी क्लास में हम लोग ने नंद वंश तक देख चुका था ना। तो आज हम लोग नंद वंश के आगे मौर्य वंश देखेंगे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ना हरा देता है। उसके बाद क्या एक नए राजवंश किसकी मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो हम लोग देखते हैं मौर्य वंश है ना। मौर्य वंश तो मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश का कब तक शासन था तो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक है ना। तो मौर्य वंश के बारे में जो साहित्यिक स्रोत से हम लोग को जो जानकारी मिलती है तो वो कौन कौन से है ना साहित्यिक स्रोत। मौर्य वंश के कुछ साहित्य स्रोत हैं वो देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ना। तो देखिए अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य, कौटिल्य है ना, चाणक्य या कौटिल्य। उसका दूसरा क्या था? मेगास्थनीज कौन लिखा है तो सॉरी इंडिका कौन लिखा है तो मेगास्थनीज है ना, ध्यान में रखना है। उसका देखिए मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखदत्त है ना। इसमें क्या है? धनानंद की पराजय का वर्णन है ना। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना पराजय का वर्णन है किसमें तो मुद्रा राक्षस में। किसको लिखा है तो विशाखदत्त लिखे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक हो गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्षत्रिय कहा गया है, और मृदा राक्षस और पुराणों में क्या क्षुद्र कहा गया। हम लोग देखें ना, 4 वर्ण व्यवस्था है ना, 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते ही है ना। तो कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र है ना। तो इसी में से देखिए मुद्रा राक्षस और पुराण में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्षुद्र कहा गया है, और बौद्ध और जैन साहित्य में क्षत्रिय कहा गया ना। तो इसके बाद देखते हैं सेल्यूकस निकेटस से युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का कब तो 305 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटस से युद्ध कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। इसका वर्णन कौन किया है तो MP आनसन ने किया है इसका वर्णन है ना। तो उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त, इसमें क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य क्या कि विजय हो जाता है, और विजय के उपरांत एक संधि होती है जिसमें क्या सेल्यूकस निकेटस है ना क्या देता है उसको? काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र किसको देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया है ना, देता है, और अपनी पुत्री का विवाह किसका? हेलेना का विवाह किससे कराता है तो चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है ना। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सेंड्रोकोटस कहा, मतलब जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा है ना। और उसकी पहचान विलियम जोन्स किससे की तो सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य विलियम जोन्स ने किससे की तो चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो ध्यान में रखना है। तो मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो कौन था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो रहता था ना। उसके बाद क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु है ना। जैन गुरु कौन? भद्रबाहु से क्या है? जैन धर्म की दीक्षा लेता है। तो क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे लेते तो भद्रबाहु से है ना। भद्रबाहु से उसने अपने जीवन के अंतिम समय है ना, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ चला जाता है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक है ना। और वहाँ पे संथारा पद्धति मतलब उपवास द्वारा, संथारा पद्धति जैन धर्म में होता है ना, अन्न पानी त्याग के ना मृत्यु तक है ना अन्न पानी त्यागे रहता है, वही संथारा पद्धति इसी कहते हैं। उसी से क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग देता है कब तो 298 ईसा पूर्व में ना। तो उसके बाद लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? फिर बिंदुसार। तो हम लोग बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात या शत्रु अमित्र घात का मतलब क्या आता है? शत्रु विनाशक। ये एक बार जो है ना KBC में भी क्वेश्चन पूछा गया था है ना। तो बिंदुसार को क्या कहा जाता है तो अमित्र घात कहा जाता है ना। बिंदुसार के समय क्या होता है? तक्षशिला में विद्रोह होता है। तक्षशिला उसके प्रांत में क्या होता है? विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए पहले किसे भेजा जाता है तो पहले सुसीम को भेजा जाता है। उसके बाद किसे? अशोक को भेजा जाता है, और अशोक क्या होता है? विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये तक्षशिला किस जगह पड़ता है तो सिंधु झेलम नदी के बीच में पड़ता है तक्षशिला है ना। उसके बाद देखिए एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा है ना। तो क्वेश्चन आता है डायमेकस किसके राज दरबार में आए थे तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आए थे। इसको कौन भेजा था? सीरिया का नरेश एंटियोकस ने भेजा था ना, जिसे क्या कहा गया? जिसे मेगास्थनीज का
उत्तराधिकारी माना जाता है ना, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो बिंदुसार के दरबार में रहता था ना। उसके बाद सीरिया शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने, मतलब सीरिया के शासक जो एंटियोकस थे उससे बिंदुसार ने कुछ मंगवाया था। क्या मंगवाया था? तो एक सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक मंगवाया था। तो सूखी अंजीर और अंगूरी शराब तो सीरिया शासक भेज दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि दार्शनिक को भेंट में नहीं दिया, तो दार्शनिक भेजा नहीं जाता है ना। उसके बाद बिंदुसार के 16 राज्यों का विजेता कहा गया। किसने किया? किसने कहा? तारानाथ है ना। तारानाथ क्या? बौद्ध सिद्धांत है ना। बौद्ध सिद्धांतों में बिंदुसार को क्या 16 राज्यों का विजेता कहा गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा अच्छा से देखना है हम लोग को, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। उसके बाद मस्की और गुजरा अभिलेख से अशोक का क्या नाम मिलता है? तो ध्यान रखना है, मस्की और गुजरा अभिलेख से अशोक का नाम मिलता है। और भाब्रू अभिलेख से ना अशोक स्वयं को क्या मगध का राजा कहा है। किसमें? भाब्रू अभिलेख में। पुराणों में, इसका देखो, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। किसमें? पुराणों में ना। राज अभिषेक है, अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष है ना, राज अभिषेक के 8वें वर्ष कब? तो 261 ईसा पूर्व में किसमें? कलिंग पर आक्रमण करता है। और कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है ना। तोसली की राजधानी तोसली पे क्या? कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध का वर्णन किसमें है? अशोक का 13वें शिलालेख में। और इसी युद्ध में भारी मात्रा में नरसंहार होता है, जिससे क्या होता है? जिसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और युद्ध नीति को वो त्याग देता है ना। उसके बाद देखते हैं, उपगुप्त से दीक्षा लेता है ना। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाता है। किससे? उपगुप्त से दीक्षा लेके अशोक क्या करता है? तो बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो हम लोग अभी देखिए ना, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, उसी तरह जो है ना, अपने अशोक जो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा करता है? तो बोध गया की यात्रा करता है। 12वें वर्ष कहाँ की यात्रा करता है? निगाली सागर है ना, निगाली सागर की यात्रा करता है। उसके बाद 20वें वर्ष क्या करता है? लुम्बिनी की यात्रा करता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करता है यहाँ से भी ना। उसके बाद अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करता है। और चारों गुफा का नाम है, देखिए क्या नाम है? पहला गुफा का नाम है कर्ज, दूसरा का नाम है चौपार, तीसरा का नाम है सुदामा और चौथा का नाम है विश्व झोपड़ी, है ना। ये ध्यान में रखना है। उस अशोक के पुत्र है ना, अशोक के पुत्र क्या नाम था? नागार्जुन गुफा। अशोक का पुत्र जो था नागार्जुन गुफा प्रदान किया, है ना। उसके बाद अशोक के सातवें अभिलेख में क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के 7वें अभिलेख में किसका वर्णन है? तो आजीविकों का वर्णन है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है ना। उसका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजता है? तो श्रीलंका में भेजता है। फिर बाद में क्या अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ? नेपाल में भेजता है ना। तो ये ध्यान में रखना है, पुत्र और पुत्री का नाम भी ध्यान में रखना है। अशोक ने शिलालेख का प्रचलन ना भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा होता है? तो अशोक के द्वारा भारत में शिलालेख का प्रचलन होता है ना। अशोक के शिलालेख का फिर भाषा देखते हैं। अशोक का शिलालेख जो है ना, कुल 4 भाषा में था। कौन था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि, है ना। तो अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि ये जो है ना, अशोक के जो स्तंभ मिले हैं, शिलालेख जो मिले वहाँ अफगानिस्तान से जो उसको मिले हैं, उसकी भाषा क्या है? ग्रीक और अरमाइक। और उसके बाद देखिए खरोष्टी भाषा में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वहाँ कहाँ से मिले हैं? शहबाज गड्डी एवं मनसेहरा, है ना। आइए अब पूछेगा, अशोक का कौन सा शिलालेख जो है दाएं से बाएं को लिखा जाता था? इस तरह से लिखा जाता था। कौन है? तो ये खरोष्टी शिलालेख क्या है? खरोष्टी लिपि क्या है? दाएं से बाएं लिखा जाता है। उसके बाद भारत में जो शिलालेख मिले हैं वो किस लिपि के मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। तो इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना है। अशोक के शिलालेखों को ना कुल 3 भागों में बांट के देखा जाता है ना। कौन भाग में? देखिए शिलालेख है ना, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है ना। तो पहला क्या है? शिलालेख, जिसकी संख्या कितनी है? 14, है ना। उसके बाद दूसरा क्या? स्तंभ लेख, जिसकी संख्या क्या है? 7। उसके बाद है तीसरा क्या है? गुहा लेख, है ना।
गुहा लेख। उसके बाद देखिए अशोक के है ना, अशोक के बारे में फिर है 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को खोजा गया है ना। 14 शिलालेखों को खोजा गया किसके द्वारा, पादेट्टी है ना, पादेट्टी फैनथेलर द्वारा क्या अशोक का शिलालेख की खोज हुई, सिर्फ खोज हुई है ना, ये पढ़ाने गया था। लेकिन 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक की शिलालेख को पढ़ा गया किसके द्वारा, तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है ना। उसके बाद मोर प्रांत में देखें, मोर प्रांत में कुछ मोर प्रांत देखते हैं, उससे उसका राजधानी है ना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए अशोक का एक प्रांत था कौन, उत्तरापंथ की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी। उसका दूसरा कौन प्रांत था, तो अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। उसका तीसरा कौन है, कलिंग की राजधानी कहाँ है, तोसली। उसके बाद दक्षिणापंथ की राजधानी क्या है, तो स्वर्णगिरी है ना। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आगे देखते हैं फिर अशोक के कुल टोटल जो 7 स्तंभ लेख हैं, लोग जस्ट देखें अशोक के कुल टोटल कितने 7 स्तंभ लेख हैं, जो कि 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो उसमें से पहला देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख है ना। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था, ये कौशाम्बी में था ना। तो कौशाम्बी से अकबर कहाँ लाया था, इलाहाबाद का किला में अकबर स्थापित किया। तो बोलेगा प्रयाग प्रस्ती लेख को इलाहाबाद के किले में कौन स्थापित किया, तो अकबर किया ना। तो ये तो ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए दिल्ली है ना, दिल्ली टोपरा है ना, दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से दिल्ली लाया गया किसको, ये स्तंभ लेख को, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। उसके बाद कौन है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। फिरोज शाह तुगलक ने इसको मेरठ से कहाँ लाया, तो दिल्ली लाया। आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रामपुरवा, लोरिया आर्यराज और लोरिया नंदनगढ़, ये बिहाती, ये तीनों कहाँ पड़ता है, ये तीनों बिहार में मिले हैं ना। तो लोरिया नंदनगढ़ में जो है मोर का चित्र बना हुआ मिला, आकृति मिला। तो ये भी बिहार में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोर के चित्र की आकृति का बना मोर, ये अशोककालीन स्तंभ कहाँ पे है, तो लोरिया नंदनगढ़ में। देख लीजिए 3 जो है ना, ये 3 बिहार में है ना। ये हम इसकी खोज 1772 ईस्वी में किससे की थी, कार्ल लायन ने की थी है ना। तो हम लोग जब बिहार का पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो इस तरह आगे देखते हैं। उसके बाद अशोक का एक अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख को जो है ना रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, तो किसको, तो कौशाम्बी अभिलेख को। लुम्बिनी की यात्रा के दौरान है ना, अशोक देखे थे ना, अपने लुम्बिनी की यात्रा पे जाता है अपने राज्याभिषेक कितने वर्ष, राज्याभिषेक के कितने वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है अशोक, आप लोग बताइए कमेंट्स करके अगर ध्यान में है तो। उसके बाद है ना लुम्बिनी की यात्रा पे जाता है, तो उसी के समय जो है ना वो भूमि राजस्व की दर को क्या करता है, वो घटा देता है। कितना कर देता है, तो 1/8 कर देता है। और उस जगह पे फिर राज्याभिषेक के कितने वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष है ना, 20वें वर्ष में कहाँ जाता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। वहाँ पे भू राजस्व की दर कितना कर देता है, घटा के 1/8 कर देता है। लुम्बिनी ग्राम में धार्मिक कर जो बलि के रूप में होता था, उसको क्या करता, माफ़ कर दिया। कहाँ पे, लुम्बिनी ग्राम में। उसका देखिए अशोक का प्रथम शिलालेख में क्या है, अशोक ने प्रथम शिलालेख में घोषणा किया कि सभी मनुष्य क्या है, मेरे बच्चे हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी, जिसे क्या कहा गया, जिसे चक्र कहा गया ना। ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं ब्रह्मदत्त कब शासक बनता है, तो 185 ईसा पूर्व में है ना। ये क्या है, ये जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन, ब्रह्मदत्त था ना। उसकी हत्या कौन कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी, जो कि कौन था, वो पुष्यमित्र कौन था, ब्रह्मदत्त का सेनापति था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य प्रशासन में जो अधिकारी था उसको क्या क्या किस नामों से जाना जाता था ना। तो देखते हैं, पहला है अमात्य है ना, पहला कौन सा है, अमात्य को क्या कहा जाता था, अमात्य क्या था, प्रशासनिक अधिकारी। अमात्य कौन होता था, प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसके बाद समाहर्ता कौन था, राजस्व अधिकारी हो जाता था। उसके बाद अम्बनी धारा है ना, सन्निधाता है ना, सन्निधाता किसे कहता था, राजकीय कोषाध्यक्ष को क्या कहता था, सन्निधाता है ना। उसका पत्याध्यक्ष किसे कहता था, वाणिज्य विभाग के प्रधान को पत्याध्यक्ष कहते थे। सीताध्यक्ष मतलब भूमि से होता है ना। तो सीताध्यक्ष किसके कहते हैं, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था है ना। उसके बाद अक्षपटलाध्यक्ष है ना, अक्षपटलाध्यक्ष किसे कहा जाता है, महालेखाकार को कहा जाता था है ना। तो ध्यान में रखना है इसको।
फिर नेक्स्ट है कि धर्म धर्म अस्थाई है ना, धर्म अस्थाई, धर्म अस्थाई क्या था, तो दीवानी अदालत होता था। उसके बाद है कंटक गोधर, कंटक गोधर, कंटक गोधर क्या होता था, तो फौजदारी अदालत। जब हम लोग पॉलिटी का जब डिस्कस करेंगे तो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत के बारे में विशेष पढ़ेंगे ना। उसके बाद गुप्तचर है ना, उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। देखिए एक दो तरह का गुप्तचर होता था, एक होता था संस्था और दूसरा संचार। संस्था वो गुप्तचर होता था जो एक ही जगह पे रह के गुप्तचरी करता था राजा के लिए, है ना। जो घूम घूम कर गुप्तचरी करता था उसको क्या कहते थे, उसको संचार कहा जाता था। तो ध्यान में रखना ये चीज़। उसके बाद 10 गाँव के समूह का प्रमुख को क्या कहता था, 10 गाँव के समूह का जो प्रमुख होता था उसको गोप कहा जाता था। गोप या कहीं कहीं गोप्ता भी आप लोग को मिलेगा। ग्राम का मुखिया कौन होता था, ग्राम का मुखिया कौन होता था, तो ग्रामीण कहलाता था, है ना। ध्यान रखना है। मेगास्थनीज के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज के अनुसार जो है ना मौर्य साम्राज्य जो है मौर्य समाज में क्या 6 समितियाँ होती थी, है ना। 6 समितियाँ, प्रत्येक एक समिति में 5 सदस्य होते थे। आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद मौर्यकालीन समाज देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार है ना, मतलब भारतीय समाज जो था उस समय का मौर्य साम्राज्य में 7 वर्गों में विभाजित था और 6 समितियाँ, 5 सदस्य और 7 वर्गों में समाज क्या था, विभाजित था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या था, तो कृषि प्रधान था और कृषि पर कितना कर लगाया जाता था, 1/6 से 1/4 भाग क्या होता था, कर के रूप में राजा द्वारा वसूला जाता था। प्रमुख उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग क्या था, प्रमुख उद्योग था। व्यापार में मुद्रे का प्रयोग, व्यापार का टैक्स कितना था, 1/10 होता था। और कर चोरी करने वाले की सज़ा क्या थी, मृत्युदंड थी, काफ़ी कठोर सज़ा थी, है ना। और मौर्य साम्राज्य के समय में जो है ना, मौर्य काल में प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो भरोज कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, है ना। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है इनसे भी, है ना। आगे कुछ अगला है अशोक का गुहा लेख, है ना। गुहा लेख है ना। तीसरा क्या है, अशोक का गुहा लेख, है ना। बराबर की गुफा कहाँ, गया है। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निवास स्थल बनाया गया था। कहाँ पे, बराबर की गुफा में, है ना। उसके बाद में दशरथ कौन था, दशरथ जो है ना अशोक का पौत्र था। नागार्जुन पहाड़ी में भी क्या गुफा का निर्माण करता है, किसके लिए, तो आजीविकों के लिए, है ना। उसके बाद लोक कला का जो एक है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है, कहाँ से, तो पटना के दीदारगंज से, ना। क्वेश्चन पूछता है कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिले, तो पटना के दीदारगंज से, ना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। उसका अशोक का धर्म, है ना। अशोक का धर्म किससे संबंधित, सभी धर्मों का सार था ना। अशोक का धर्म क्या है, सभी धर्मों का सार था जो बौद्ध के साथ साथ नैतिकता पर आधारित है। अशोक का धर्म किससे आधारित है, तो सभी धर्मों का सार था जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। अशोक का धर्म की यात्रा का क्रम, है ना। अशोक जो धर्म की यात्रा करता है उसका कभी कभी क्रम पूछा है कि हाँ पहले कहाँ गया फिर कहाँ गया। तो सबसे पहले धर्म यात्रा से कहाँ हुआ था, गया में। उसके बाद कुशीनगर में, उसके बाद लुम्बिनी में, उसके बाद कपिलवस्तु में, उसके बाद सारनाथ में, उसके बाद श्रावस्ती में, है ना। तो ये था मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग देखिए, मौर्य वंश देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल में, जिसमें शुंग वंश देखेंगे ना, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, ये सब हम लोग देखेंगे ना। तो वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखें। रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में मौर्योत्तर काल, और अगला वीडियो इससे रिलेटेड MCQ के बाद हम लोग वो देखेंगे मौर्योत्तर काल, है ना। और थ्योरी क्लास देखने के बाद MCQ जरूर सॉल्व करें, इससे माइंड पूरा क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन किस जगह से आता है और हमारा तैयारी का की बैकग्राउंड किस तरह रखना है ना, तो ध्यान में रखना है ना। तो MCQ आएगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसी तरह प्यार बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।